कंप्यूटर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है क्या? तो देखिए, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, एक सीरियल पोर्ट जो है ये ए और बी दोनों कर सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये दोनों ही कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट उपधातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सोना, चांदी, सिलिकॉन या कॉपर। तो सही उत्तर आप जानते हैं कि आईसी चिप के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो उत्तर है कंप्यूटर के दोस्तों कंट्रोल यूनिट यानी सीयू को नर्व सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? तो उत्तर है कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। सीपीयू का अर्थ होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किसमें? तो देखिए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? तो ऑप्शन है देखिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या मॉनिटर। तो सही उत्तर है सीपीयू। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में MIPS का अर्थ है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी पैडलॉक का रंग किस कलर का होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र के पैडलॉक का रंग हरा यानी ग्रीन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम दोस्तों माइक्रोचिप होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक या प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है CPU, ALU, माइक्रो प्रोसेसर या रैम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी ALU। अर्थमेटिक लॉगरिथम यूनिट जो है दोस्तों, ये अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करने वाले प्रोसेसर को ALU कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूरा नाम क्या होता है? उत्तर है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? CPU, मदरबोर्ड, रैम या BIOS। तो उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का कार्य CPU करता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, BIOS का कार्य क्या है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इसका कार्य क्या है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना BIOS का कार्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बूटिंग,
फेचिंग, प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूटिंग। देखिए, जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या हार्ड ड्राइव? तो सही उत्तर है हार्ड ड्राइव। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है, जबकि माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर को कंप्यूटर का पेरिफेरल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड या कीबोर्ड? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड जो होता है ये कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये जो हैं ये पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है पूर्ण विस्तार VLSI। VLSI का पूर्ण अर्थ क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का पूर्ण अर्थ है, याद रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में, विज्ञान में या कंप्यूटर साइंस में CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बैकअप के बारे में सही नहीं है? कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, या फिर ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं? सही उत्तर है बैकअप के बारे में सही नहीं है कि PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? आपको बताना है, प्रिंटर, कंपाइलर, माउस या कीबोर्ड? तो सही उत्तर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? देखिए, परम 8000, विक्रम 100, EKA या अनुपम? तो सही उत्तर है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है आपके परम 8000, परम युवा 2, आदित्य या भास्कर? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, परम 8000। दोस्तों, ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। अगला प्रश्न है, मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को दोस्तों बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर? तो सही उत्तर है एनालॉग। दोस्तों, एनालॉग वह कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी भी भंडारण यंत्र यानी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है एप्पल 1, एप्पल 2, मैकिन्टॉश या एप्पल लीसा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एप्पल 1। देखिए, सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की किन पीढ़ियों का उत्पादन किया गया है? तो 6, 5, 4 या 3? तो सही उत्तर है 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव वोजनिएक को? तो सही उत्तर है दुनिया का पहला प्रोग्रामर दोस्तों एडा लवलेस को माना गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है एक्रान एटम, क्रे 1, PCW या PET। तो सही उत्तर है क्रे 1। दोस्तों 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। आपके लिए प्रश्न ये है कि क्रे 1 का निर्माण या विकास किस देश ने किया था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? ऑप्शन है विज्ञान, परम, धनुष या शक्ति। तो आप जानते हैं परम श्रेणी। दोस्तों परम श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिए कैलकुलेटर, अबेकस, टेबल या रेखांकन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अबेकस। दोस्तों अबेकस जो है ये गणितीय गणना के लिए प्रयोग किया जाता था पुराने समय में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है। देखिए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट या साइमन कोल्टोन। तो सही उत्तर है दोस्तों कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और कंप्यूटर का जनक आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी समेकित परिपथ या एकीकृत परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबद्ध है? ऑप्शन है आपके तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। तो सही उत्तर है आईसी चिप जो है दोस्तों कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं। तो इसका संबंध थर्ड जनरेशन से है, यानी आईसी चिप का संबंध दोस्तों कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से है। अगला प्रश्न है, देखिए माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए आप जानते हैं सिलिकॉन अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का सही अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों कंप्यूटर जनरेशन जो है 1 से लेकर 5 तक जो श्रेणियां हैं या जो जनरेशन्स हैं हमारे पीढ़ियां हैं उनका सही क्रम हो जाएगा। पहला तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत सर्किट, उसके बाद VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो ये कंप्यूटर के 1 से लेकर 5 तक के जनरेशन का सही क्रम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो उत्तर है नथानिएल बल्डविन द्वारा। नथानिएल बल्डविन द्वारा दोस्तों ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है आपके मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या IBM। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एप्पल द्वारा। दोस्तों मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? ऑप्शन है आपके चार्ल्स बेबेज, जॉन टकर, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? ऑप्शन है आपके देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दोस्तों 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है देखिए, डेटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन है आपके साक्षात, इंद्रधनुष, आकाश या परम। तो सही उत्तर है आकाश। ऑप्शन सी देखिए आपका सही उत्तर है। डेटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर आकाश था और इसको भारत सरकार ने ई-लर्निंग कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है?
ऑप्शन है हब, स्विच, रिपीटर या मॉडेम। तो सही उत्तर हो गया है दोस्तों आपका मॉडेम। टेलीफोन लाइनों के द्वारा संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस मॉडेम है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्लाटर, स्पीकर, प्रिंटर और स्कैनर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कैनर। दोस्तों स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए विंडोज कीबोर्ड जो है इसमें चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का यानी किस की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टैब, इंटर, एंड या स्पेस बार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटर। इंटर जो कुंजी है दोस्तों, इंटर की जो है इसको कमांड के प्रयोग के लिए इंटर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी कमांड अगर जो हमें कंप्यूटर को देना होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, एक चुनिंदा कमांड चलाने में, कमांड को रद्द करने में या एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चुनिंदा कमांड चलाने में। दोस्तों विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का प्रयोग एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता है, जबकि डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, कमांड को रद्द करने में या चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में ESC सूची प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है माउस, स्पेस बार, कीबोर्ड या जॉयस्टिक। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, माउस। माउस जो होता है दोस्तों, इसको कंप्यूटर के मॉनिटर पर इसके कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 46, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए यह एक ऐड ऑन ऐप है और ये सही है। यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है, सही है। नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, सही है। और यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। दोस्तों स्विफ्ट की जो होता है यह एक ऐड ऑन ऐप है, यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है और नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। सही जो नहीं है वो ये है कि यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन है कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर और मोबाइल फ़ोन। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे। प्रिंटर जो है ये गणना का कार्य नहीं करता है, जबकि कैलकुलेटर, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ये गणना के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICR का पूरा नाम क्या है। ICR, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण विस्तार हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों ICR का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण या प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर है दोस्तों मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में जो है ये ऑप्शन सी आपका ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है, जबकि प्रतिरोधक, कैपेसिटिव और प्रकाश संश्लेषण शामिल हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में प्रतिरोधक, कैपेसिटिव और प्रकाश संश्लेषण शामिल हैं, ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। प्रकाश संप्रेषण जो है ये सी चीज़ें शामिल हैं, इसमें ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। और ये जो मार्गदर्शन क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का है, PCB का पूरा नाम यानी PCB का पूर्ण विस्तार क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्तों PCB कंप्यूटर में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल बहुमुखी डिस्क। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल बहुमुखी डिस्क और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर। तो सही उत्तर हो जाएगा मॉनिटर दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर और प्रोसेसर। तो सही उत्तर है प्रोसेसर। प्रोसेसर दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है एडीवीडी उदाहरण है एक, देखिए, ठोस अवस्था की संचय उपकरण को, आउटपुट उपकर्ता को, हार्ड डिस्क का या फिर ऑप्टिकल डिस्क का। तो सही उत्तर है डीवीडी दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। तो उत्तर है दोस्तों रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हम अक्सर बातचीत में भी प्रयोग करते हैं कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। तो रिजोल्यूशन जो होता है दोस्तों एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्निशन, ग्लव्ड टच या लाइट ट्रांसमिटेंस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्निशन। दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन जो मोबाइल फ़ोन है ये टच पैनल संवेदन तरीके से संबंधित नहीं है, जबकि फिंगर टच, ग्लव्ड टच और लाइट ट्रांसमिटेंस ये टच पैनल सेंसिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं जाइरोस्कोप का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर माउस में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, आपको बताना है। मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या जॉयस्टिक। तो सही उत्तर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक दोस्तों इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और फ्लॉपी डिस्क ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन क्या होता है, देखिए, माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन या भार रहित पेन। तो दोस्तों लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देखिए जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर या रेसिंग कार में। तो सही उत्तर इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन और रेसिंग कार में जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है पॉइंटर, ट्रैकर, माउस या कीबोर्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी माउस। दोस्तों माउस ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें आपको भिन्न विकल्प का चुनाव करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों कीबोर्ड जो है ये आपका भिन्न विकल्प है। देखिए कीबोर्ड के अलावा बाह्य हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क ये अलग हैं और कीबोर्ड अलग है, और इसमें आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस के आधार पर इनका विभाजन या अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है OCR दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट या शब्द प्रति मिनट। तो सही उत्तर है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ पर मिनट जो है इकाई का प्रयोग किया जाता है कि कोई भी आधुनिक प्रिंटर कितने पृष्ठ प्रति मिनट प्रिंट करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो ये जो है बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस बटन जो है इसके कुंजी को दबाकर गलती से मिटाया जा सकता है यदि कोई जो है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाए तो। अगला प्रश्न है, पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? तो पंच्ड कार्ड को दोस्तों होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, पंच्ड कार्ड जो होता है इसको होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लू रे डिस्क क्या है? वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डेटा संग्रहण प्रणाली या शैक्षणिक किट? तो सही उत्तर है दोस्तों ब्लू रे डिस्क डेटा संग्रहण प्रणाली है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? देखिए फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क? तो सही उत्तर है फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है दोस्तों ये कंप्यूटर का भंडारण उपकरण है जो कि अब अप्रचलित हो गया है। सीडी रोम, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जो हैं अभी भी प्रचलन में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? देखिए प्लाटर, मैग्नेटिक टेप, एचडीडी या मैग्नेटिक सस्पेंशन? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लाटर। दोस्तों प्लाटर जो है ये सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, जबकि मैग्नेटिक टेप, एचडीडी और मैग्नेटिक सस्पेंशन ये सभी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी है कि कौन सी मेमोरी? रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? इसमें आपको बताना है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो रजिस्टर दोस्तों सबसे तेज मेमोरी है, जबकि कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और फ्लैश मेमोरी ये इससे धीमी गति की मेमोरी हैं। अगला प्रश्न है, MMU का पूर्ण विस्तार क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। बहुत ही महत्वपूर्ण है। MMU का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर की शब्दावली में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला प्रश्न है, CMOS होता है, आपको बताना है CMOS क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, बैटरी चालित मेमोरी चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस और कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सही उत्तर है CMOS दोस्तों बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी क्या होती है? रैम, रोम, ई रोम या ई प्रोम? तो सही उत्तर है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये कैश मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो क्या है? ये है कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी जो है दोस्तों उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम है। अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुंबकीय या वैमानिकी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी लेजर तकनीक। दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है सीडी जिसको हम कहते हैं, इसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? ऑप्शन है रैम, मैग्नेटिक टेप, USB ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क? तो सही उत्तर है रैम। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये प्राथमिक भंडारण उपकरण होता है और मैग्नेटिक टैप, USB ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रेलवे, RRB, NTPC, SSC, CGL आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है EEPROM, रैम, EEPROM या रोम को? तो किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? रोम को। रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी जो मेमोरी है इसको कंप्यूटर के एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? देखिए, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैश ड्राइव या मोडेम। तो मोडेम दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये जो है क्या करता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट का संचरण करता है और ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम क्या है? देखिए, MP3 फाइल, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक डिस्क या स्टोरेज डिवाइस। तो सही उत्तर है सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? आपको बताना है। असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ या जावा। तो सही उत्तर है POP3 दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है जावा, कोबोल, फोर्ट्रान या ADA। तो सही उत्तर है जावा। दोस्तों, जावा भाषा जो है ये एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, यूनिकोड उपलब्ध कराता है क्या? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बैंक, SSC, रेलवे आदि की परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। यूनिकोड क्या उपलब्ध कराता है? तो सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड उपलब्ध कराता है यूनिकोड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूनिकोड दोस्तों, सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड जो है ये उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, पाइथन क्या है? ऑप्शन है एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या कंपाइलर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? ऑप्शन देखिए, एंड्रॉयड, स्केला, यूनिक्स या विंडोज। तो सही उत्तर है स्केला। स्केला दोस्तों ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड। तो सही उत्तर है फ्लो चार्ट। दोस्तों, फ्लो चार्ट जो होता है ये एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। देखिए, 4 बिट 1.1 जो है 4 बिट 1 MB, बी जो है दोस्तों 1024 KB 2.1 बाइट, 1024 TB 3.1 निबल, 8 बिट 4.1 PB। तो इसमें मेमोरी इकाइयों का सही मिलान आपको करना है कि किस प्रकार से इनका सही मिलान हो सकता है। तो सही मिलान आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए A का 3 यानी 4 बिट जो होता है ये 1 निबल के बराबर होता है। B का पहला 1024 KB 1 MB के बराबर हो जाएगा। C का चौथा यानी 1024 TB 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। और D का दूसरा हो जाएगा 8 बिट दोस्तों 1 बाइट के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, डिबलिंग। देखिए, डिबलिंग कौन सी प्रक्रिया है आपको बताना है। तो दोस्तों, डिबलिंग प्रक्रिया जो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, डिबलिंग जो है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है? तो आप जानते हैं 8 बिट्स दोस्तों 1 बाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ऑप्शन है पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट। तो सही उत्तर है योटाबाइट। योटाबाइट दोस्तों ये कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट कितने के बराबर होता है? तो उत्तर है दोस्तों 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों 1024 किलोबाइट जो है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो आपके विकल्प दिए गए हैं, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट
जो है दोस्तों 10 लाख किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 10,000 MB या 1 गीगाबाइट 1 लाख KB। तो इसमें से कौन सही है दोस्तों? 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। यानी 1 GB डेटा जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है? GB, TB, HB और ZB, इसमें से कौन सा जो है मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है? तो ये है दोस्तों HB। HB जो है ये कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट जो है कितने के बराबर होता है दशमलव मान में? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 गीगाबाइट दशमलव मान में जो है 1000 क्यूब बाइट के बराबर होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कम सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। देखिए, योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट या टेराबाइट। तो यहाँ पर ये सभी दोस्तों देखिए कंप्यूटर की बहुत बड़ी इकाइयाँ हैं मेमोरी की, जिसमें टेराबाइट सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज यानी संचयन की सबसे छोटी इकाई है? आपको बताना है। ऑप्शन है गीगाबाइट, पेंटाबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी मेगाबाइट दोस्तों इन विकल्पों में सबसे छोटी डेटा स्टोरेज की इकाई है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए दोस्तों देखिए जो बिट होता है इसका पोर्टमैंटो क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाइनरी टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डेटा या बाइनरी ट्रांसफ़र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट। दोस्तों कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैंटो बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटो होता है। अगला प्रश्न है देखिए, असंगत को चुनिए। इसमें असंगत को चुनना है, कौन सबसे अलग है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव या पीटाबाइट। तो सही उत्तर है इसमें पीटाबाइट दोस्तों ये असंगत है। देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक स्टोरेज और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हैं ये डेटा संग्रहण की युक्तियां हैं, जबकि पीटाबाइट डेटा जो है मेमोरी को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसी कंप्यूटर के लिए बिट का अर्थ क्या होता है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी कंप्यूटर के लिए बिट का अर्थ होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर के लिए बिट का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन ए आपका